Are you a Class 10 student studying science under CBSE or Maharashtra State Board? Are you struggling to understand the concept of heredity and variation? Look no further. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of helpful and insightful videos covering this very topic. These videos are designed to aid in your understanding of heredity and variation, bringing clarity to complex genetic concepts. From the basics of genetics to the intricacies of inherited traits and variations, these videos will guide you through the topic with ease. Whether you are preparing for exams or simply want to enhance your knowledge, these videos are an invaluable resource. With clear explanations and engaging visuals, you will find yourself grasping the concepts with confidence. So, why wait? Head over to Ignited Minds Tutorials website or YouTube channel and start watching the video series on heredity and variation today. With these videos at your disposal, you can unlock the mysteries of genetics and ace your science exams with flying colors. Don't let heredity and variation be a daunting subject anymore. Let Ignited Minds Tutorials be your guide to success. बच्चा पार्टी वी वर लुकिंग एट मेंडल्स थियरी। तो मेंडल की भाई साहब हेरिडिटी में क्या क्या थियरीज हैं और हाउ इट वर्क्स बेसिकली, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, अगर आपको मैकेनिज्म मालूम है तो आप बैठे बिठाए बोल सकते हैं कि किस तरह से कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स और जीन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वी कैन बेसिकली से दिस, ठीक है। वंस वी अंडरस्टैंड कि भाई साहब यूनिट स्क्वायर कैसे होता है, once we understand what is the concept of the combination of genes when we have a dominant character and when we have a recessive character, what happens when first filial generation में क्या होगा, second filial generation में क्या होगा, pure parents के cross breeding से क्या होगा, all these things can be well predicted। इसको अपन predict कर सकते हैं, ठीक है। so mechanism of heredity, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी में भाई साहब हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, ठीक है। तो पहली बात तो भाई साहब आपके बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर वेरी स्मॉल सेल्स दैट यू हैव, ठीक है। और इन सेल्स में होते हैं भाई साहब, इन सेल्स के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए होता है और उसके अंदर होते हैं भाई साहब क्रोमोसोम्स। मैंने तो तेरे नाम पे एब्सेंटिज्म लिख दिया, तो उसके बाजू में नहीं बैठा था तो एब्सेंट लिख दिया मैंने, अब तू समझ, ठीक। ओके, तो दीज आर बेसिकली क्रोमोसोम्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग? दीज आर बेसिकली अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं भाई साहब, जैसे अगर आपने धागे देखे होंगे, ठीक है, एक मोटा सा रस्सी होगा, उसको अगर आप खोलेंगे फिर उसको भी और खोलेंगे, उसको भी ऐसे खोलते सकते हैं आप, ठीक है। मोटे से रस्सी को आप भाई साहब जैसे एक एक थ्रेड आप खोलते जाएंगे तो आपको जो बहुत पतली सी जो थिन मिलेगी थ्रेड, उसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम, दैट इज बेसिकली नोन एज क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम से निकलता है अपना डीएनए, ठीक है। ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। देखो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दो पेयर्स दिख रहे हैं, राइट। हाउ आर दीज टू पेयर्स फॉर्म्ड? As we know, one of them is coming from our father and the other one is coming from our mother। तो हर एक सेल में फादर और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इक्वली ट्रांसफर होते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है और हर एक सेल में फादर और मदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इक्वली ट्रांसफर होते हैं बच्चा बॉडी, ठीक है, हर एक सेल में। तो इस क्रोमोसोम को अगर हम देखो धागों से ऐसे खोलते जाएंगे, व्हाट वी विल गेट इज बेसिकली अ डीएनए। और डीएनए स्ट्रैंड में क्या होता है, ऐसे पेयरिंग्स होती है। देखो ये प्रोटीन्स होती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे आपका सी और जी, इनकी पेयरिंग होती है, टी और, ठीक है, तो इसको साइनाइन बोलते हैं हम, ठीक है, ग्विनाइन बोलते हैं, थाइमाइन बोलते हैं, एडेनाइन बोलते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज एडेनाइन, थाइमाइन, ठीक है, ग्विनाइन, साइटोजाइन, ये आपके अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो पेयरिंग होती है, ठीक है। हर एक के साथ हर एक की पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। एडेनाइन, थायामाइन, साइटोजाइन, ग्यूनाइन, ये सब अलग अलग आपके पेयरिंग्स होते हैं। तो आप देखोगे एक आपने कुछ घरों में ऐसा स्पाइरल सीढ़ी देखा होगा, देखो, ठीक है, जो लोग चाली के घर में रहते हैं या छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे राउंडेड सीढ़ी आपने देखा रहेगा। तो राउंडेड सीढ़ी में कैसा होता है, देखो ऐसे, मतलब हर एक पायदान जो होता है आपका ऐसे कनेक्टेड रहता है। तो इसी तरह से आपका डीएनए में भी ऐसे जो प्रोटीन के पेयर्स हैं वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं। दीज आर बेसिकली कनेक्टेड, ठीक है। ये आपका डीएनए होता है, ये एक सेल के अंदर का मामला है, ठीक है। आपका एक जो है, एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड आ रहा है फादर से और दूसरा स्ट्रैंड आ रहा है मदर से, एंड दिस हैपेंस इन ऑल क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, दिस हैपेंस इन ऑल क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जैसे ये हो गया आपका जीन,
जीन कोड्स ऑफ प्रोटीन, ये आपके भाई साहब क्या है, जीन कोड्स हैं प्रोटीन के, ठीक है, ये आपके भाई साहब जीन कोड्स हैं प्रोटीन के, ठीक है। सो प्रोटीन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एंजाइम, दिस इज नोन एज एंजाइम। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, थायामाइन, एडेनाइन, ठीक है, साइटोजाइन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। सो जीन कोड्स फॉर प्रोटीन्स, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। तो प्रोटीन फॉर्म्स अ कैरेक्टर, तो प्रोटीन से हमारा क्या बनता है, बेसिकली एक कैरेक्टर बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन से हमारा बनता है एक कैरेक्टर, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ कैरेक्टर। लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी विद एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, इस प्लांट का हमने एक सेल उठाया है, इस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, आपके माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक सेल हमने उठाया है और इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है आपके क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर होगा आपके क्रोमोसोम्स। तो जितने भी आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑलवेज इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस भाई साहब आपका सेल का ऑलमोस्ट ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पीपल, ये आपका हो गया एक क्रोमोसोम का पेयर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ये हो गया आपका एक क्रोमोसोम का पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम से बनता है भाई साहब आपका डीएनए, दिस इज बेसिकली डीएनए, ठीक है, ये हो गया आपका डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड ऐसा होता है भाई साहब, ऐसे भाई साहब प्रोटीन्स की पेयरिंग होती है, क्लियर है, ये हो गया आपका डीएनए स्ट्रैंड, ओके। और इन डीएनए में और ज्यादा हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीन्स, व्हाट वी विल गेट इज बेसिकली जीन्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, समझ में आता हम, ओके। जीन कोड्स फॉर एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस इन प्लांट, ठीक है। अभी ये जो जीन है वो बेसिकली क्या करेगा, ये जो जीन की पेयरिंग हुई है ये एक कोडिंग करेगा, आपके जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है ना, वैसे यहाँ पे जीन्स में भी कोडिंग होती है, नेचर भी कोडिंग करता है भाई साहब। ये कोडिंग करेगा और एक एंजाइम बनाएगा जो टॉलनेस जो कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इट विल बी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। सो जीन कोड्स फॉर एन एंजाइम which is responsible for tallness in plant or dwarfness in plant. Are we clear to this one people हम, समझ में आता हम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया प्रोटीन या एंजाइम। दिस एंजाइम produces a hormone which triggers plant growth and results in tallness in plant. तो ये भाई साहब क्या करेगा, एक हार्मोन को ट्रिगर करेगा और इसी हार्मोन से भाई साहब प्लांट का ग्रोथ होगा और टॉलनेस इन प्लांट होगा। संजम सो तो नहीं गया, जगा हुआ है भाई साहब, देख चेक करते रहना, ठीक है, ओके। सो द एंजाइम प्रोड्यूसेस अ हार्मोन व्हिच ट्रिगर्स प्लांट ग्रोथ। ये एंजाइम एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ आपका भाई साहब प्रोटीन की कोडिंग और कोडिंग से भाई साहब जीन्स, जीन्स से भाई साहब क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम से फाइनली कैरेक्टरिस्टिक कोरिलेटेड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कोरिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉलनेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो एक सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर होगा भाई साहब आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा भाई साहब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होगा भाई साहब डीएनए और डीएनए के अंदर होगा भाई साहब जीन्स, और ये जीन्स एक कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे जिस कैरेक्टर की अपन बात कर रहे हैं वो है टॉलनेस, और ये जीन्स जो है इस टॉलनेस को डिफाइन करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इनसाइड द सेल वी हैव न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव क्रोमोसोम्स, इनसाइड द क्रोमोसोम वी हैव डीएनए, डीएनए से बनता है जीन्स और जीन्स से फाइनली एक कैरेक्टर बनता है। टॉलनेस हो गया, राउंड शेप ऑफ सीड्स हो गया, इन्फ्लेटेड पॉड्स हो गए या कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड्स हो गए, ये सारे तमाम जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसका यही कार्यक्रम है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज फॉर्म। आर वी क्लियर टू दिस, ठीक है, ओके ओके ओके। इफ द जीन हैज एन ऑल्टरेशन, अगर भाई साहब जीन में कोई ऑल्टरेशन हो जाता है, ऑल्टरेशन मतलब व्हाट डू वी मीन बाय ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स मतलब क्या होता है, इफ द जीन हैज एन ऑल्टरेशन, दो चीजों से ऑल्टरेशन हो सकता है, या तो भाई साहब उसमें कोई मतलब पेयरिंग से ऑल्टरेशन हुआ हो या कॉपिंग में ऑल्टरेशन हो गया होगा, ठीक है। तो द जीन हैज एन ऑल्टरेशन, ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोटीन और एंजाइम, सो द प्लांट विल बी शॉर्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑल्टरेशन क्या हो गया, प्लांट कभी शॉर्ट होगा जब उसका सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर होगा, मतलब ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर है ड्वार्फनेस के साथ पेयर करके ड्वार्फनेस बना रहा है, तो ये ऑल्टरेशन है, ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग बेसिकली विल बी शॉर्ट। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो हमने पढ़ा ना कि देखो टॉल कब बनता है, जब दोनों भी जीन्स आपके टॉल के हों
और जब आपका एक टॉल और एक ड्वार्फ का हो, दिस इज होमोजाइगोस टॉल, दिस इज हेटेरोजाइगोस टॉल। समझ में आ रहा है? दोनों में भी फिनोटिपिकली आपको प्लांट क्या दिखेगा, इट विल बी टॉल। क्या ये समझ में आ रहा है? और जब दोनों भी जीन्स आपके क्या हो जाएं भाई साहब, ड्वार्फ, देन द प्लांट विल अपीयर एज ड्वार्फ। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे मैकेनिज्म है भाई साहब, यहां पे अगर प्रोटीन और एंजाइम का कुछ अलग कोडिंग हो गया तो द प्लांट विच विल इमर्ज आउट विल बी शॉर्ट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ठीक है, ओके। सो ये आपका भाई साहब अंदर ही अंदर कार्यक्रम चल रहा है, दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। हाउ डू ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट सिंगल सेट? ठीक है, सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम मदर एंड फादर व्हेन द जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स इन अ सिंगल डीएनए। अभी देखो, एक डीएनए में अभी फादर का डीएनए हो या मदर का डीएनए हो, हर एक सेल में डीएनए जो है तो पेयर्स में प्रेजेंट है। आपने देखा भाई साहब, ऐसा हेलिक्स होता है डीएनए का। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द डीएनए हेलिक्स, है ना? ये ऐसा है भाई साहब। ठीक है, अभी ये समझ लो फादर का डीएनए। ठीक है, ये फादर का डीएनए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक डीएनए कैसे हायर होगा जबकि दो डीएनए से बना हुआ है ना? चेन तो दोनों का है। हाउ डज एन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चा है, ठीक है, इनहेरिट, इनहेरिट मतलब जो उसको मिलता है नेचर में, सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम मदर एंड फादर। ठीक है, व्हेन द जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स इन अ सिंगल डीएनए। एक सिंगल डीएनए में हमेशा पेयर्स में मौजूदगी अगर होती है तो कैसे कोई सिर्फ एक सिंगल को हायर कर सकता है या सिंगल को ही कॉपी कर सकता है? सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस विद एन इलस्ट्रेशन। In a if a dihybrid cross is made between round seed with yellow color and wrinkled seed with green color, ठीक है, देखो येलो कलर क्या है आपका, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट है। तो आपका भाई साहब क्या कॉम्बिनेशन है, देखो येलो कलर है। ठीक है, और इफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन राउंड सीड एंड येलो कलर, और इसका हम किसका क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं भाई साहब, विथ येलो कलर एंड रिंकल्ड सीड। तो येलो कलर एंड रिंकल्ड सीड, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सॉरी, ये हो जाएगा भाई साहब रिंकल्ड और येलो, ड्राई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं अपन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम ठीक है, ओके। तो यहां से क्या निकलेगा बोलो, आर वाई। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भाई साहब क्या निकलेगा, आर वाई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भाई साहब क्या निकलेगा, आर वाई। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा, आर वाई। ठीक है, क्लियर है? सो अगर हम इसका क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इफ वी हैपन टू क्रॉस ब्रीड, so round and yellow and wrinkled and green, so you see this seed, it is round and it is yellow in color. This seed is not round, it is crooked, it is wrinkled and it has a color green. ठीक है, इन दोनों को अपन क्या करा रहे हैं भाई साहब, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ओके। इफ वी आर हैपन टू डूइंग, तो राउंड एंड येलो बोथ आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, वी आर बेसिकली, लेट सपोज द जीन्स ऑफ डोमिनेंट राउंड शेप आर इज शोन विथ डार्क रेड। ठीक है, हम इसका कर रहे हैं, लेट सपोज द जीन्स ऑफ डोमिनेंट येलो YY इज शोन विथ डार्क ब्लू। ठीक है, तो हम इसका भाई साहब राउंड और येलो का क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं किसके साथ, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। ठीक है, ओके। सो ही जा बेटा, तकिया क्या लाएगा कर भाई साहब घर से। हाँ, अब पीछे क्या देख रहा है, तेरे से ही बात कर रहा हूं, प्रसन्ना भगत। ठीक है, let's suppose the genes of the successive wrinkle shaped RR is shown with light. ठीक है, ओके। सो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई साहब, let's suppose the genes of recessive green color YY is shown with light blue. इसको अपन ने लाइट ब्लू से दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके, ये आपके जीन्स हो गए। ओके, सो नाउ कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, सो लेट्स सी द फॉर्मेशन। अभी देखो यहाँ पे एक RY, ठीक है, और दूसरा आपका RY भाई साहब। ठीक है, सो दूसरा RY, यहाँ पे भी भाई साहब देखिए वैसे ही RY और RY, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इफ वी हैपन टू मेक अप यूनिट स्क्वायर, ठीक है, द F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी मतलब जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, पहला जो प्रोजेनी होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, द F1 प्रोजेनी shows the presence of both dominant and recessive genes from the parent.
F1 प्रोजेनी क्या दिखाएगा, दोनों भी डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स दोनों भी दिखाएगा, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे गैमेट्स लिया, देखो ये, ठीक है, ऐसे आ गए यहाँ पे, समझ में आ रहा है, आर आर वाई वाई, यही कॉम्बिनेशन होगा, है कि नहीं, एक आर इधर से, एक आर इधर से, एक कैपिटल वाई इधर से, एक स्मॉल वाई इधर से, सारे के सारे यही होंगे, ठीक है। ओके, सो ऑल ऑफ देम विल बी लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। और फर्स्ट फिलियल जनरेशन आपने उस दिन देखा, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस का हो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फिनोटाइप, 4:0। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ जीनोटाइप, 4:0, दोनों में भी, ठीक है। चाहे आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में phenotype ratio will be 4:0 and genotype ratio is also going to be 4:0। मतलब सारे के सारे जो होंगे वो भाई साहब यही एक ही स्पीशी होंगे, देयर इज नो स्कोप ऑफ बीइंग अनदर वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपके पेरेंट्स, ओके, गैमेट्स एंड फर्स्ट जनरेशन। ओके, लेट्स सी, तो आपका भाई साहब सब के सब क्या हो जाएंगे, देखो ऑल ऑफ देम विल बी RRYY, ठीक है, RRYY। The F1 progeny shows the presence of both dominant and recessive। डोमिनेंट भी है भाई साहब और रिसेसिव भी है, किसमें, रेड राउंड, ठीक है, और इसमें भाई साहब आपका राउंड एंड रिंकल दोनों भी रहेगा, राउंड एंड रिंकल सब में रहेंगे, देखो राउंड एंड रिंकल, तो डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी है, एंड येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन सब में रहेगा, all of them will have yellow and green। The F1 progeny shows the presence of both dominant and recessive genes from the parent, but the phenotype of all F1 offsprings is round and yellow। तो सबका phenotype क्या हो जाएगा, round and yellow, सारे F1 offsprings के, that is 4:0। Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके, ठीक है। So ये सब के सब क्या हो जाएंगे, round and yellow। When the F1 progeny itself is crossed, then the gametes formed by one cell will be, ठीक है, तो आपका देखो F1 जनरेशन हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। अभी जब हम इसका क्रॉस करा रहे हैं, इसका हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉस, ठीक है। When we observe that there are two parental combinations RY and RY, तो अभी देखो यहाँ पे RY हो गया, एक R और Y हो गया, स्मॉल r और कैपिटल Y हो गया, स्मॉल r और स्मॉल y हो गया, ये सारे आपके बन जाएंगे भाई साहब, ठीक है। सो नाउ दीज आर द वंस दैट यू आर गेटिंग, बेसिकली गैमेट्स हो गए। इसमें गैमेट्स क्या क्या थे भाई साहब, ये वाले थे, अभी ये गैमेट्स हो गए, देखो अभी इनकी अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, so if progeny plants inherit a single genes from each parent plant, then the two characteristic sheet shape and seed cut would be linked to each other and the hybrid gametes cannot be formed, but this is not the case in the experiment, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, you will get, हमको यहाँ पे what will be the ratio of phenotype in dihybrid cross for F2 generation, 3:1, 9:3:3:1, और जीनोटाइप जो होगा आप यहाँ पे है नहीं, कितनी देर में यहाँ तक आएंगे आप बताइए, क्लास तो स्टार्ट हुआ है भाई साहब 5:30 बजे, जब भी हुआ रहेगा 6 बज गए, अभी तक आप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, सो वी एट दैट डे सीन कि फिनोटाइप रेशियो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इज व्हाट 9:3:3:1, ठीक है। और जीनोटाइप रेशियो तो खैर बहुत लंबा है, उसको याद करना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसको याद रखना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन 9:3:3:1 इज हाउ वी वुड रिमेंबर द फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। In the experiment, we can see that both parent and hybrid gametes, so it is explained that each gene set, sheet shape and sheet color is present not as single long thread of DNA, but as separate dependent pieces called as chromosome। तो यहाँ पे भाई साहब अलग अलग इंडिपेंडेंट पीसेस हैं, ठीक है, ये भले ही ऐसे हैं एक साथ, लेकिन दीज आर इंडिपेंडेंट पीसेस। क्या ये समझ में आ रहा है, तभी तो भाई साहब ये अलग हो रहे हैं, एक R दूसरे R से अलग हो रहा है, ठीक है, एक Y दूसरे Y से अलग होने का स्कोप रख रहा है, तो भले ही वो एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट एज इंडिपेंडेंट स्पीसीज एंड दे कैन एक्चुअली गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर है। सो बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस ईच कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, और इन्हीं सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस को अपन क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है, RRYY ये सब भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स। When two germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the offspring, ensuring the stability of DNA of the species, ठीक है। जब दो germ cells combine करेंगे, they will restore the normal number of chromosomes।
सो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेस्टोर करेंगे इन द ऑफस्प्रिंग, एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीशीज। तो जो डीएनए होगा स्टेबिलिटी स्पीशीज की होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, नॉर्मल हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए 4 डीएनए कंबाइन कर गए, ऐसा नहीं होगा, ये रेयर स्पीशीज में होता है, ऐसा रेयर ही होगा, ठीक है, बहुत मतलब किसी एबनॉर्मल चीज में ही ऐसा चीज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, वरना जनरली वी विल सी दैट दे आर ऑलवेज इन पेयर्स, हार्डली यू विल सी दैट दे आर फॉर्मिंग ट्रिपलेट्स, ठीक है, ओके। तो सच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ट्रूली फॉलो करते हैं? द आंसर इज नो, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस एज वेल, ठीक है, कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं, कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिसमें भाई साहब ऐसा हो सकता है। जैसे अगर आपने देखा रहेगा कुछ लोगों के लिए क्राइम करना बड़ा आसान होता है, इट्स वेरी इजी, ठीक है, मतलब स्पेशली मेल्स, उनके लिए किसी को मार देना बहुत इजी है, ठीक है। ये क्यों होता रहेगा? क्योंकि देखो हमारा जो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे मेल्स में कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स और वाई है ना, मेल्स में कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स और वाई है, और फीमेल्स का कॉम्बिनेशन क्या है भाई साहब, डबल एक्स है, ठीक है। किसी किसी मेल्स में एक्स वाई वाई हो जाता है और इनको हम अल्फा मेल्स बोलते हैं। दीज आर मतलब ये बहुत ही एग्रेसिव मेल्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये खून खराबा कर डालेंगे, ठीक है। इनको जनरली कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और जनरली अगर आप देखोगे क्रिमिनल साइकोलॉजी में देखा जाता है कि इनका जीन्स इससे बना हुआ है। ये इनको भाई साहब इन्होंने कोई क्राइम कर दिया, इनको जेल में डाल दिया, फिर निकलेंगे फिर से क्राइम करेंगे और बड़ी आसानी से करेंगे, कोई मतलब इनमें कोई सुधार नहीं आएगा, ठीक है। ना ही जस्टिस सिस्टम इनको डरा सकता है, ना ही कोई मॉरल साइंस का लेक्चर इनको डरा सकता है, ये डरते ही नहीं है। इनके लिए भाई साहब ये बहुत मतलब ये एकदम ईजी सा चीज़ है, ठीक है। सो ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा जीन आ गया है और ये डीएनए कॉपिंग का एरर है, इट इज़ जस्ट ड्यू टू एरर। जनरली मेंडल के थियरी से ये नहीं होना चाहिए, दे विल बी सुपर एग्रेसिव पीपल, सुपर एग्रेसिव पीपल। हमारे इंडिया में इसकी स्टडी नहीं होती है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में इसकी स्टडी होती है, और बाहर के कंट्री में देखो अगर जीन का मेकअप ये है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस। जीन का मेकअप अगर ये है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस, द मोस्ट दैट वी कैन डू इज बेसिकली चेंज द डायरेक्शन। तुम दोनों को बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं है, दोनों को कंटिन्यूस देख रहा हूं मैं और हार्डली इंटरेस्टेड भाई साहब। एवरेज स्टूडेंट ही रहना है जीवन भर तो ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे इनको देयर इज अ स्टडी दैट गोज, आपके फॉरेन कंट्रीज में जनरली इसकी टेस्टिंग बहुत स्मॉल एज में ही हो जाती है, और अगर दिख रहा है कि बच्चे में ये जीन्स हैं तो बजाय इसके कि वो क्रिमिनल बन जाए या बजाय इसके कि उसका जो एग्रेशन है किसी गलत कारनामे में हो जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाती है एग्रेसिव स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, जूडो कराटे हो गया, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसका जो पूरा एग्रेशन है उन स्पोर्ट्स में निकल जाए और वो मतलब कंट्री के लिए नाम भी करे और डिसिप्लिन भी रहे, ठीक है। ताकि वो बेचारा मतलब अभी अगर किसी का जेनेटिक मेकअप ये है तो वो क्या करे, कुछ कर नहीं सकता है, ही विल बी सुपर एग्रेसिव, ऑब्वियसली वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके अंदर एग्रेशन रहेगा ही, इंस्टॉल्ड ही रहेगा, ठीक है। वो मतलब सॉफ्टवेयर ही ऐसा है उसका, तो अभी उसमें क्या करें अपन, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ क्राइम और यू नो डूइंग certain things which are illegal, he can be trained to some aggressive form of sports like boxing, judo, karate and so on and so, wherein he can easily remove his aggression as well as earn a medal for the country as well, ठीक है। so ये सारे आपकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे जितने भी बॉक्सर्स हैं, फॉर एग्जांपल माइक टाइसन का नाम किसी ने सुना है? माइक टाइसन वाज बेसिकली अ क्रिमिनल फॉर एट हिज यंग एज, ही वाज अ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल था, लेकिन उसके बाद उसने बॉक्सिंग में आया और एंड देन ही मेड हिज नेम। सो दीज आर थिंग्स दैट विल हैपन, ठीक है, ओके। सच मैकेनिज्म, इनफैक्ट एक फाइट मैंने देखा था जहाँ पे उन्होंने ओपोनेंट का ये कान ही खा डाला था बॉक्सिंग करते करते। एग्रेशन सोचो कितना है, बॉक्सिंग चल रहा है और बॉक्सिंग के बीच में इसका कान ही खा पूरा खून खून हो गया उसका। तो दैट इज द लेवल ऑफ एग्रेशन दैट यू सी, ठीक है। और ये कुछ कर नहीं सकते, इनके अंदर ऐसा ही है इंस्टॉल्ड, ठीक है, ओके। खैर, तो यहाँ पे अगर हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसे डेविएशंस नहीं है, लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। एट टाइम्स
डीएनए कॉपिंग में ऐसा एरर होता है, ठीक है, दैट्स व्हेन थिंग्स गो अ लिटिल रॉन्ग। ओके, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपका XX जीन्स अगर होगा सो दैट इज बेसिकली अ फीमेल्स जीन्स, और XY अगर होगा तो वो मेल होगा, ठीक है। और ये X और XX और XY जो है वो आपका जस्ट एक बाई चांस है। तो XX का जो आपका जीन्स आता है वो फीमेल से आता है, मदर से आता है, यहाँ पे कोई वेरिएशन का स्कोप नहीं है, ठीक है। और XY का जो जीन्स आता है वो किससे आता है भाई साहब, मेल से या पेरेंट से आता है, या आपके फादर से आता है। तो अभी देखो अगर ये दोनों X कंबाइन कर गए सो दिस विल बी व्हाट, अ फीमेल, ठीक है। ओके, अगर ये X और ये Y कंबाइन किया तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, मेल, ठीक है। अगर ये X और ये Y ने कंबाइन किया सो दिस विल बी व्हाट, XY, अगेन दिस विल बी अ मेल, ठीक है। अगर इस X और इस Y ने कंबाइन किया तो सॉरी, इस X ने और इस X ने कंबाइन किया सो अगेन दैट विल बी अ फीमेल। तो आप अगर देखोगे आपके 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, और 4 कॉम्बिनेशन में 2 कॉम्बिनेशन आपका XX का है और 2 कॉम्बिनेशन आपके XY का है, ठीक है। इसका मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड बीइंग बोर्न एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड बीइंग बोर्न इज 50-50, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस X विच इज, देखो मेल कब होगा, मेल जब ये Y कॉम्बिनेशन होगा, और ये Y जीन किसके पास है, मेल के पास है, ठीक है। तो इट्स नॉट द फीमेल हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट्स द मेल। मेल के जीन्स के कॉम्बिनेशन से ही मेल या फीमेल चाइल्ड होगा। सो दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे जैसे इंडिया जैसे कंट्री में भाई साहब सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंसिडर्ड एज इलीगल, क्योंकि हमने इसका बहुत बड़ा गलत फायदा उठाया है। हमारे लिए मुंह पे एक तमाचा है कि हमको अगर किसी हॉस्पिटल में जाकर अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का पेट में जो बच्चा है उसके सेक्स को डिटरमिन करने की कोशिश करें या पूछताछ करने की कोशिश करें तो हमें जेल हो सकती है, ठीक है। ये इंडियन पेनल कोड के कानून के हिसाब से है। आप सोचिए हमारा दुर्भाग्य क्या है इस देश में, मतलब लड़कियों का जन्म को इतना खराब माना जाता है, या मतलब लड़कों के जन्म को ही एक इवेंट माना जाता है विच शुड बी सेलिब्रेटेड। ये इस एक्सटेंट तक पहुंचा है और हमने इस हद तक भ्रूण हत्याएं की हैं कि हमारा सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा सेक्स रेशियो कहीं कहीं पे 940:1000 है। मतलब आप सोचिए पर 1000 मेल्स दिस इज ओनली 940 फीमेल्स। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसा हरियाणा, वहाँ पे तो भाई साहब 700 हो गया है एज कम्पेयर टू 1000 डिस्पाइट द। तो गवर्नमेंट को मजबूरन ये नियम कानून लागू करना पड़ रहा है कि द इंक्वायरी ऑफ द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड in a mother's womb is considered as illegal and it is a punishable offense by law, ठीक है। आप अगर दूसरे कंट्रीज में जाएंगे ना तो अल्ट्रासोनोग्राफी में डॉक्टर्स सामने से बोल देते हैं ये लड़का होगा या लड़की, क्योंकि इस चीज को हैंडल करने की मैच्योरिटी वहां के लोगों को है, ये हैंडल कर सकते हैं। उनके लिए ये मतलब भेदभाव नहीं है, उनके पर्यावरण में या उनकी सोच में ये भेदभाव नहीं है। वहाँ पे सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई साहब जो पेट में बच्चा है वो लड़का या लड़की, विदाउट आपके पूछे। यहाँ पे ये समस्या है और इस समस्या को निपटाने के लिए गवर्नमेंट लॉ भी ला रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। अंडर द टेबल भाई साहब अल्ट्रासोनोग्राफी को पैसे दिए जाते हैं और बच्चे का सेक्स डिटरमिन होता है और फिर भ्रूण हत्याएं होती हैं। इट्स स्टिल अ थिंग विच इज बीइंग डन, विच इज बीइंग रिपीटेडली डन, ठीक है। ओके, सो अपन यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। सो लेट्स से दिस इज मेल,
हमारे बॉडी में भाई साहब कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। और ये 46 क्रोमोसोम्स में 23 ऑटोसोम्स होते हैं। देयर आर 23 ऑटोसोम्स, ठीक है। एंड वन बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम है। एक बेसिकली आपका क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। और बेसिकली बाकी के 23 क्या हैं? ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। सॉरी, 22 आपके ऑटोसोम्स हैं और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम है। तो 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुकिंग एट इट नाउ। 22 pairs, these 22 pairs are known as autosomes, one pair is known as the sex chromosome. 22 pairs are known as autosomes and one pair is known as the sex chromosome, ठीक है। ओके, इस सेक्स क्रोमोसोम में अगर आप देखोगे भाई साहब, मेल और फीमेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। देयर इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो 22 प्लस एक्स ऐसा हो सकता है या 22 प्लस वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये 22 ऑटोसोम्स हैं। आपके कितने पेयर्स हैं भाई साहब? 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 को आप डिवाइड कीजिए, 23 हुआ। 23 में से 22 आपके ऑटोसोम्स हो गए। तो 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये 22 में आपके तमाम चीजें आती हैं, जैसे ईयर लोब का जुड़ा हुआ होना, आंखों का कलर, ब्लड का ग्रुप, बोन की डेंसिटी, ठीक है, स्किन कलर, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं 22 ऑटोसोम्स में। प्लस एक्स या 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई। क्या ये समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन? ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब मेल, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली मेल। तो मेल में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों जीन्स होते हैं। तो आपके दो पेयर्स बन गए, एक ग्रुप बन गया 22 प्लस एक्स और दूसरा ग्रुप बन गया 22 प्लस वाई। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, एक मेल के अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स मतलब कितने हो गए भाई साहब? 23 पेयर्स। समझ में आ रहा है? पेयर्स मतलब ये जो क्रोमोसोम्स ऐसे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, 23 पेयर्स में आपके 22 ऑटोसोम्स होते हैं और वन आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो अभी मेल्स में कौन सी जीन्स होती है? एक्स वाई। तो ये 22 प्लस एक्स हो सकता है या ये 22 प्लस वाई हो सकता है। जैसे आपने देखा भाई साहब, आर आर वाई वाई होता है ना, तो आपके कॉम्बिनेशन गैमेट्स के कैसे होते हैं? आर वाई और आर वाई, है ना। ऐसे ही गैमेट्स के कॉम्बिनेशन होंगे। वैसे यहां पे भी ये 22 क्रोमोसोम और एक्स के साथ एक कॉम्बिनेशन, और ये 22 क्रोमोसोम और वाई के साथ एक कॉम्बिनेशन, ये हो सकता है, ठीक है। अगर इसने ये वाला जीन कंबाइन कर गया फीमेल के साथ, ठीक है, फीमेल के पास क्या होगा? देखो, मेल के पास क्या है? 22 प्लस एक्स है और 22 प्लस वाई है। फीमेल के पास क्या है भाई साहब? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अगर ये वाला फीमेल के साथ कंबाइन किया तो यहां पे क्या आएगा? बोलो, दिस विल बी अ गर्ल, दिस विल बी अ गर्ल। अगर ये वाला भाई साहब फीमेल के साथ कंबाइन किया तो भी आपका गर्ल आएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ अगर ये वाला फीमेल के साथ कंबाइन करता है तो ही आपका भाई साहब बॉय होगा, दैट इज 22 प्लस वाई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स या 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई। दीज आर द टू कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? माइटोटिक डिवीजन। दिस इज नोन एज माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन होता है। दिस डिवीजन इज नोन एज, दो टाइप के डिवीजन होते हैं आपके सेल्यूलर डिवीजन्स। एक होता है भाई साहब मेयोसिस और एक होता है भाई साहब माइटोसिस, ठीक है। वन इज मेयोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है भाई साहब आपका माइटोसिस। लाइफ प्रोसेस में तुम लोगों ने ये पढ़ा है? उन्होंने पढ़ाया है, अतुल सर ने पढ़ा है ये माइटोसिस मेयोसिस, ठीक है। ओके, सो माइटोसिस और मायोसिस दो डिवीजन होते हैं। आपका नहीं है, 9th में थोड़ा बहुत था, पूरा नहीं था इनका। जिस तरह से इनका थोड़ा सा हाई लेवल का है, पैराफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब भी है। अब आपको पढ़ा है ये सब? नहीं, ठीक है। इनका थोड़ा सा हाई लेवल पे है जो इन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है भाई सर? ओ हो, अरमान तूने क्या कर डाला भाई साहब? उफ, परेशान हो गया मैं तेरे को लेकर। अरमान, अरे वो अरमान, क्या कर रहा है तू जूनियर्स के सामने? ओके, माइटोटिक डिवीजन। क्या कहते हैं अपना, भगत किधर गया? ये किधर गया? पेपर है? अरे तूने दिया था ना तभी मेरे को सप्लीमेंट। डिवीजन पीपल। सो यहाँ पे मेल है, मेल से भाई साहब 22 प्लस एक्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। 22 आपके ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। इसमें जो होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा, मतलब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का कॉम्बिनेशन ही आएगा 22 में।
और बाकी होगा जो आपका 23rd जीन है वो होगा सेक्स डिटरमाइनर, वेदर द चाइल्ड विल बी अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो इसको अपन बोलेंगे भाई साहब माइटोटिक डिवीजन। दिस इज नोन एज माइटोटिक डिवीजन। फीमेल 46 क्रोमोसोम्स, 22 आपके ऑटोसोम्स हो गए, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम हो गया। ये आपके मतलब 10th के स्टेट बोर्ड में इंडिया और ब्राज़ील का एक भाई साहब कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील को ना अलग अलग जगहों पे कंपेयर किया गया है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इनके कोर्स करिकुलम में है और उसमें ना हम बहुत बुरी तरह से एक्चुअली दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया है अलग अलग चीज़ों में। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसा इनका नेचुरल रिसोर्सेज है, तो लगभग सभी चीज़ों में हम सेम हैं, दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। एक चीज़ में भाई साहब हम बहुत बुरी तरह से मार खाते हैं, वो है हमारा पॉपुलेशन मैनेजमेंट, और उससे भी बुरी तरह से हम मार खाते हैं भाई साहब सेक्स रेशियो में। ठीक है, ब्राज़ील में 1000 इज टू अप्रॉक्सीमेटली 1200 फीमेल्स हैं और हमारे यहाँ पे भाई साहब 900 का एवरेज चल रहा है। ठीक है, एक तो हमारा पॉपुलेशन मैनेजमेंट एक पूरा डिजास्टर रहा है। ठीक है, ब्राज़ील में अभी तक पॉपुलेशन मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली रन हुआ है। द रीजन वाई इंडिया एंड ब्राज़ील हैव बीन कंपेयर्ड इज बिकॉज बोथ वेयर वंस अ पार्ट ऑफ अ कॉलोनियल एम्पायर। मतलब इंडिया एक कॉलोनियल एम्पायर दैट इज ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था और ब्राज़ील भी पोर्तुगीज एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, और जब हम इसको क्लोजली कंपेयर करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को अगर हम पीछे भी रखें, इन दोनों चीज़ों में हम ब्राज़ील से बहुत बुरी तरह से मार खाते हैं। हमारे इंडिया में भाई साहब पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन इतनी है भाई साहब, और ब्राज़ील में भाई साहब पूरा स्कैटर्ड है, पॉपुलेशन बहुत वेल कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है। तो अभी होगा क्या, लगभग दोनों का पेस ऑफ डेवलपमेंट सेम है, लेकिन अगले 10 सालों में ब्राज़ील आगे निकल जाएगा क्योंकि उनका पॉपुलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है अपने पॉपुलेशन को ठीक से मैनेज करने का, अपने सेक्स रेशियो को ठीक से मैनेज करने का, दिस विल एक्चुअली आउट नंबर। ठीक है, ये आपका आराम से आगे निकाल देगा इसको। ठीक है, इंडिया में हम सिर्फ पॉपुलेशन में ही फेल नहीं हुए हैं, हम बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं पॉपुलेशन के मैनेजमेंट में भी, जहाँ पे हमने सेक्स रेशियो को समझा ही नहीं। अक्सर आप देखोगे ऐसा परिवारों में होता है कि अगर लड़की पैदा हुई तो बहू को ही कोसा जाता है कि ये क्या है, तुम लड़की पैदा की जाए, लेकिन उसका उसमें कोई योगदान ही नहीं है। अगर साइंस देखोगे तो 22+X है, मतलब X जो जीन्स है उसके पास कोई वेरिएशन है ही नहीं, किसी भी फीमेल के पास कोई वेरिएशन ही नहीं है, X और X ही है। जो वेरिएशन है वो Y से आ रहा है, मतलब आपके मेल से आ रहा है। तो लड़का होना या लड़की होना ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल के जीन्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कि फीमेल के, क्योंकि फीमेल के पास कोई वेरिएशन ऑफ जीन्स है ही नहीं, 22+XX है। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है कि किसी घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो लड़का है या लड़की और इसमें लड़की का हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। देयर इज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन, लड़की का कोई योगदान है ही नहीं उसमें। ठीक है, सो फिर भी हमारे यहाँ पे ऐसा चला आ रहा है और भ्रूण हत्याएं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड जिसको हम बोलते हैं, आज भी हो रही हैं। अंडर द टेबल लोग पैसा खिलाकर भाई साहब पहले से ही जान ले रहे हैं और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहे हैं। देयर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, सो कुछ जगहों पे सेक्स रेशियो इतना बिगड़ा हुआ है, जैसे हरियाणा स्टेट में लड़के वाले दहेज देते हैं क्योंकि उनको लड़की नहीं मिल रही है ब्याने के लिए। उनके गांव भर में भाई साहब एक पूरा गांव रहेगा और उसमें भाई साहब एक लड़की है, इतने सारे लड़कों का ब्याह देना है, तो लड़के वाले दहेज दे रहे हैं, उल्टा ऐसा चल रहा है। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि बहुत सालों से भ्रूण हत्याएं हुई हैं, बहुत सालों से फीमेल इन्फेटिसाइड हुआ है। इस तरह से भाई साहब सेक्स रेशियो बिगड़ा हुआ है कि ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं अभी। ठीक है, सो सम स्टेट्स हैव एक्चुअली गॉन हेवायर। 22 पेयर्स आपके क्या हो गए भाई साहब, ऑटोसोम्स, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल का अगर हम देखेंगे तो इसमें कितना होगा, 22+X, और दूसरा वाला क्या होगा, वो भी 22+X ही होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके पास X ही है, तो 22+X है इधर। ठीक है, ये हो गया भाई साहब रिडक्शन डिवीजन 22+X, और ये हो गया भाई साहब आपका 22+X। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इसका भाई साहब माइटोटिक डिवीजन में इस तरह से डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एग्स हैं and these are basically the sperms. The sperms are carrying these genes. ठीक है, these are basically carried by the sperms. These are carried by the eggs. After the sexual activity happens, obviously there will be a combination between the sperm and the egg. ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन से जो पैदा होगा वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे दो टाइप के आपको मिल रहे हैं, 22+X और 22+Y।
यहां पे भाई साहब सिर्फ 22 प्लस एक्स ही होगा और कोई कॉम्बिनेशन वेरिएशन नहीं हो सकता, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके, सो व्हेन द स्पर्म बेसिकली फ्यूजेस विद द एग, मेल चाइल्ड कब होगा बताइए? यहाँ पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई का जब कॉम्बिनेशन होगा तो मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। फीमेल चाइल्ड कब होगा? जब 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो चांसेस कितने हैं भाई साहब? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी मतलब आप पढ़ते हो ना, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके? 1 अपॉन 2 दैट इज 50%। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज 50%। The male child being born is 50% and the female child being born is also 50%, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल चाइल्ड। क्या ये सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, सो फीमेल्स हैव गॉट एक्चुअली नो कंट्रीब्यूशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिकॉज दे विल हैव ओनली एक्स जीन्स विद देम एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ वेरिएशन, ठीक है, एटलीस्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। 22 ऑटोसोम्स में आपके वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी वेरिएशन फीमेल के जीन से नहीं आ सकता। जो भी आएगा वो मेल के जीन से ही आ सकता है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, ओके, सो अभी देखो हमारा जो एवोल्यूशन है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी इवॉल्व हुई है, ठीक है। और एवोल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ साइंस को मानते हैं, ठीक है। देखिए, एवोल्यूशन के अलग अलग थियरीज अलग अलग रिलीजियस बुक्स में हैं। हमारे हिंदूज़ के वेद में कुछ बोला रहेगा, मोहम्मडन्स के कुरान में कुछ बोला रहेगा, क्रिश्चियंस के बाइबल में कुछ बोला रहेगा। तो ये सारे चीज़ों को साइंस नहीं मानता है। साइंस का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप अगर प्रूफ प्रस्तुत कर सकते हैं, वहाँ से हमारी स्टडी चालू होती है, ठीक है। सो हमारे जितने भी एनाटॉमिकल एविडेंसेस हैं या मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो आपके एनिमल्स के अवशेष हैं या प्लांट्स के अवशेष हैं, जो हमको बहुत पुरातन चीज़ों से मिली है, रॉक्स के इम्प्रिंट्स मिले हैं, उससे हमारी एवोल्यूशन की स्टडी होती है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे भाई साहब ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है, वो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट साइंस विल कंटेस्ट विथ यू, ठीक है। तो हमारा साइंस का जो क्राइटेरिया है वो चाहे किसी भी स्पेयर में हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रूफ्स एंड एविडेंसेस। यही साइंस का मेथोडोलॉजी है, ठीक है। सो ऑल दोज रिलीजियस बिलीव्स एंड ऑल दोज रिलीजियस टेक्स्ट विच आर देयर which have different descriptions of evolutions are not considered in the study of science for evolution. We will start with whatever evidences we have gathered of all these species. ठीक है, हमको बहुत सारे जगहों से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे रॉक में से हमको हड्डियों के अवशेष मिले हैं, डायनासोर था, ये हम कैसे जानते हैं? वी हैव बेसिकली बीन एबल टू कलेक्ट देयर बोन्स, और फिर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि ये जरूर कोई एक इतना बड़ा स्पीशी रहेगा। सारे बोन्स को जब हमने ज्वाइन किया तो इतना बड़ा एक स्पीशी मिल रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली उस टाइम पे भाई साहब कैमरा नहीं था, ना ही कोई ह्यूमन बीइंग था टू हैव रिकॉर्डेड दिस, बट देन वी भाई साहब जो हमको ये मिला है, अवशेष मिले, उससे हम निकाल सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे जगहों पे फुटप्रिंट्स मिले हैं, जैसे हमने देखा कि भाई मैमथ्स एग्जिस्ट करते थे, है ना। मैमथ्स मतलब बहुत ह्यूज एलिफेंट्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव ट्रिमेंडस कोल्ड टेम्परेचर्स। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो काल्पनिक नहीं हैं, वो हमारे जितने भी हमको एविडेंसेस मिले हैं, जो भी प्रूफ्स मिले हैं, उसके आधार पे हैं, ठीक है। ओके, सो साइंस की स्टडी, साइंस का कोई भी एस्पेक्ट हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। वी डू नॉट कंसिडर एनीथिंग whether it is religious or whatever it is, we do not consider anything which doesn't have a proof of its own, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो इन इलस्ट्रेशन ऑफ एवोल्यूशन, तो हमने देखा कि भाई साहब एवोल्यूशन हुआ है इंसान का बानर जाति से। इंसान में आज का जो एवोल्यूशन है, दैट इज नॉट एन ऑल ऑफ अ सडन इवेंट, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत करोड़ों साल लगे हैं इस चेंज के लिए,
ठीक है, हमारे फूड हैबिट्स में चेंज आया है, हमारे रहन सहन में चेंज आया है, हमारे सोशल लाइफ में चेंज आया है। इन सारे चेंजेस से आज हम उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑल ऑफ अ सडन इवेंट। क्या चाहिए चाचू, क्या चाहिए बोलो? ओके, इट्स नॉट एन ऑल ऑफ अ सडन। और आप अगर देखोगे सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी नहीं, इंटरनल बॉडी भी चेंज हुआ है। ये सारे स्कल्स हमको बरामद हुए हैं और इन स्कल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ब्रेन का साइज कितना दिख रहा है आपको? बहुत छोटा दिख रहा है। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है आपको ब्रेन का साइज बड़ा होता दिखेगा। ठीक है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है ब्रेन का साइज बड़ा होता दिखा है। ठीक है, तो अच्छा खासा आपके पास है, इसको ज़रा इस्तेमाल कीजिए। जितना इस्तेमाल करेंगे आपका एवोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको जितना स्विच ऑफ रखेंगे उतना ही आप इस प्रजाति के होंगे, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, यही है, सत्य यही है भाई साहब। ठीक है, आपका एवोल्यूशन इसलिए हुआ है क्योंकि आपका ब्रेन का साइज बढ़ गया है। ठीक है, योर ब्रेन साइज हैज बेसिकली इंक्रीज, दैट्स द रीजन ऑफ योर एवोल्यूशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इस एवोल्यूशन का एक हम बोल सकते हैं नेगेटिव पार्ट भी है। ठीक है, जब हमारे ब्रेन का साइज बढ़ने लगा तो हमारे बॉडी का साइज कम होने लगा। ऐसा क्यों? हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ह्यूमन ब्रेन हमारा बॉडी का 25% से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। हम जो भी खाते पीते हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 25% से ज़्यादा एनर्जी हमारा ह्यूमन ब्रेन कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता गया हमारे बॉडी का जो खाना पीना हम कर रहे थे वो एनर्जी हमारे बॉडी में कम लग रहा था, ब्रेन में ज़्यादा जा रहा था। आप सोचिए पूरा आपका 100% जो बॉडी है उसमें जितना भी आप खाना पीना खा रहे हैं मोर देन 25% इज गोइंग टू ब्रेन एंड इट्स एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है ये? तो मतलब फॉर द एंटायर रिमेनिंग बॉडी, वो चाहे किडनी हो, चाहे स्किन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आपका भाई साहब लंग्स हो, चाहे आपका भाई साहब स्टमक हो, एवरीथिंग, द रिमेनिंग एंटायर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑल मसल्स, एवरीथिंग, blood included is consuming only 75%, the other 25% is being consumed। तो आपका जैसे जैसे ये एवोल्यूशन होता गया क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी किस में जा रही है? ब्रेन में जा रही है। तो आपका जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट कम होता गया, मतलब हम एक स्ट्रॉन्ग बानर हुआ करते थे, एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर। हम मतलब एक टाइम पे ऐसे थे कि हम आराम से किसी टाइगर से निपट सकें, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा था। लेकिन धीरे 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 हम वीक होते गए, बॉडी से, ब्रेन से नहीं। ठीक है, बॉडी से हम वीक होते गए। आपके फीडिंग हैबिट्स में आप देखोगे इस चीज़ का, आपको एक एवोल्यूशन को हम ऐसे ही मैपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग हड्डियों से वो बोन मैरो निकालते हैं, है ना, टक 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 टक। ये हैबिट आपको कहाँ से आया है मालूम है? ये हैबिट कहाँ से आया है? वेयर इज दिस दैट यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम? दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस। हम धीरे धीरे वीक होते गए, हमारा ब्रेन डेवलप होता गया। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, शेर आया, किसी का शिकार किया, मारकर खाकर चला गया। शेर लोग हड्डी नहीं खाते। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द हंटर्स, मोस्ट ऑफ द प्रेडेटर्स, दे डू नॉट फीड ऑन बोन्स। ठीक है, अभी जो इंसान था वो वीक हो चुका था, उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है, लेकिन वो एक शेर से निपट कर उसका मुंह का निवाला छीन ले, इतनी शक्ति उसके अंदर अभी बाकी रही। इट वॉज नॉट देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट वॉज देयर, बट नाउ ही हैज बिकम वीक ड्यू टू द एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ हिज ब्रेन। तो अभी ये करेगा क्या? ये बैठा रहेगा, है ना, जब तक शेर अपना शिकार पूरा चबा ना जाए तब तक ये बैठा रहेगा। वंस द एनिमल इज गॉन, जब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है तब वो जाएगा और उस हड्डियों से वो बोन मैरो निकाल कर खाएगा। आज भी जब वो बोन मैरो आप खाते हो, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट, वहाँ से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। कोई भी एनिमल बोन मैरो नहीं खाता है एक्सेप्ट ह्यूमन स्पीशीज़ के। ये हैबिट वहाँ से चला आ रहा है। ये हमारा एक फूड का पैटर्न है जो वहाँ से चला आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ब्रेन का विकास हुआ वैसे वैसे हमारा बॉडी का जो है डेवलपमेंट वो कम होता गया, और हम बड़े बड़े जंतु जानवर से निपटने के लिए एटलीस्ट बाय बॉडी सक्षम नहीं रहे। वी वर नॉट केपेबल टू फाइट विद देम। हाँ, दूसरे हथियार वगैरह से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी से उनके साथ फाइट करने के लिए काबिल नहीं रहे, जिसकी वजह से हमको इस तरह के फीडिंग हैबिट्स लेने पड़े। सो दिस इज बेसिकली एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमको क्या मिलता है? बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, वी गेट अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, और साइंस इन्हीं एविडेंसेस के आधार पर एवोल्यूशन की नींव रखता है। ठीक है, माइथोलॉजिकल एविडेंसेस आपको हम कंसिडर करते ही नहीं है, चाहे जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ क्या ना हो,
वी डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, ओके। So there is an inbuilt tendency of variation during reproduction, both because of errors in DNA copying and as a result of sexual reproduction. Variation होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपके भाई साहब वेरिएशन से ही सर्वाइवल होता है, ठीक है। जब कोरोना हुआ तो एक्चुअली में, एक मिनट, थैंक यू, इसको जरा पास कर देना। ओके, देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका भाई साहब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा, वेरिएशन होंगे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे वेरिएशन दो चीज़ों से होती है, एक तो पेरेंट्स के वजह से वेरिएशन आता है स्पीशीज में, है ना, यहाँ से एक जीन्स आ रहा है, यहाँ से एक जीन्स आ रहा है, तो यहाँ से वेरिएशन आता है स्पीशीज में। और दूसरा वेरिएशन होता है आपके डीएनए के कॉपिंग में अगर एरर्स हो जाएं, ठीक है। डीएनए कॉपिंग जब हो रही है, जैसे जेरोक्स की जब आपने कॉपिंग कराई तो उसमें जो एरर्स होते हैं, तो वैसे डीएनए कॉपिंग में एरर्स की वजह से भी आपके वेरिएशन आते हैं। सो वेरिएशन हैज गॉट टू कॉजेस, वन बिकॉज द पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स से जीन्स अलग अलग आ रहे हैं तो इससे वेरिएशन होता है, ठीक है। देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बोथ बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते वेरिएशन दो जगहों से आ रहा है, एक तो आपके डीएनए कॉपिंग के एरर से और दूसरा भाई साहब पेरेंट्स से, पेरेंट्स से अलग अलग जीन्स आ रहे हैं तो इसीलिए वेरिएशन का पॉसिबिलिटी है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, द वेरिएशंस लीड्स टू एवोल्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड एवोल्यूशन विद एन इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे भाई साहब, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स लिविंग इन बुशेस विद ग्रीन लीव्स, ठीक है, ओके। अभी समझ लो रेड बीटल्स हैं, बीटल्स मतलब एक टाइप का कीड़ा होता है, और ये ग्रीन लीव्स हैं। कैसे एवोल्यूशन होता है देखो, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, ठीक है, लिविंग इन बुशेस विद ग्रीन लीव्स। तो ये आपके रेड बीटल्स हैं और ये ग्रीन लीव्स पे ये रहते हैं, ठीक है, ओके। नाउ देयर पॉपुलेशन ग्रोज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका पॉपुलेशन भाई साहब ग्रो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। सो इट विल बेसिकली ग्रो। लेट अस इमेजिन दैट क्रो ईट दीज बीटल्स, और जितने भी क्रोज हैं वो इनको खाते हैं, ठीक है। ग्रीन के बैकग्राउंड में रेड इजीली स्पॉट होगा, समझ में आ रहा है? ग्रीन के बैकग्राउंड में रेड आपका इजीली स्पॉटेड आउट हो जाएगा। सो ये जो क्रोज हैं दे विल डू व्हाट, दे कैन इजीली स्पॉट दीज बीटल्स एंड कंज्यूम देम। क्या ये समझ में आ रहा है? दे विल इजीली स्पॉट दीज बीटल्स बिकॉज ये रेड किसके बैकग्राउंड में है, ग्रीन के बैकग्राउंड में है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो व्हाट विल हैपन, द क्रो विल बेसिकली, द मोर बीटल्स द क्रोज ईट द फ्यूअर बीटल्स आर अवेलेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी, ठीक है, ओके ओके। नाउ व्हाट विल हैपन इज, let us think about two different situations that can develop in this beetles population, ठीक है। तो एक सिचुएशन भाई साहब क्या हो जाएगा, their population will grow by sexual reproduction and therefore can generate variation। अगर इनके पॉपुलेशन में वेरिएशन जनरेट हुआ और इनके स्किन का कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन हो गया, if their color skin color changes from red to green, then what will happen, they will not be spotted out, ठीक है। तो सिचुएशन वन क्या हो गई भाई साहब, a color variation arises, एक कलर वेरिएशन अराइज हो रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, सो दैट देयर इज वन बीटल दैट इज ग्रीन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। अगर ऐसा कुछ होता है तो ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हो गया अभी इंस्टेड ऑफ रेड, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्रीन कलर का बीटल जो है वो केमोफ्लेग हो जाएगा, मतलब ये अपने सराउंडिंग के साथ क्या हो जाएगा, केमोफ्लेग हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल नॉट बी इजीली स्पॉटेड, अभी ये इजीली स्पॉट नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा और रेड का कम होने लगेगा। इसको अपन बोलते हैं, नेचर जो है ऐसे स्पीशीज को इवॉल्व करती है, ठीक है। नेचर बेसिकली इन्वॉल्व्स इन स्पीशीज एवोल्यूशन। रेड एंड ग्रीन बीटल्स रिप्रोड्यूस एंड पास द ग्रीन कलर टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो ग्रीन कलर का ऑफस्प्रिंग पे गया, अभी देखो ग्रीन कलर के बीटल्स हो रहे हैं। नाउ दीज ग्रीन कलर्ड बीटल्स कैन नॉट बी इजिली स्पॉटेड बाय द क्रोज, एंड व्हाट विल हैपन नाउ, सो व्हाट विल हैपन, crows cannot see green colored beetles on the ground leaves of the bushes and therefore cannot eat them। तो अभी इनका पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रेड कलर की जो स्पीशीज है वो धीरे 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 खत्म होती जाएंगी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सारी स्पीशीज का लुप्त प्राय होने का रीजन सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हो, हाँ ये होता है, लेकिन कहीं कहीं पे नेचर भी एक रीजन होता है स्पीशीज के लुप्त प्राय होने का, स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने का, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द रेड कलर्ड स्पीशीज विल नाउ वैनिश, ठीक है,
अभी इससे होगा क्या, देखो एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन। तो रेड वंस भाई साहब कंज्यूम होते जाएंगे और ग्रीन वाले बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ग्रीन वाले ही जीवित रह पा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीन वाले बच जाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम सिचुएशन 1 वी ऑब्जर्व दैट व्हाट स्टार्टेड आउट एज अ रेयर वेरिएशन केम टू बी अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द पॉपुलेशन। पहले ग्रीन कलर रेड था, सॉरी अपना ग्रीन कलर रेयर था, अभी धीरे धीरे वही कलर बन गया है, क्योंकि वही बच रहा है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जब इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में, आप लिटमस मतलब जानते हैं, राइट, लिटमस सोल्यूशन होता है, लिटमस बनता है लाइकेंस से, और लाइकेंस बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का फंगाई होता है जो पेड़ों पे लगता है, ठीक है। अभी ये पेड़ों पे जब लगता है तो इस तरीके के, देखो यहाँ पे ये समझ लीजिए पेड़ है, ये डार्क होते हैं, है ना, पेड़ के ब्रांचेस हैं डार्क होते हैं, और लाइकेंस जो है तो ग्रे इन कलर होते हैं, तो ऐसे पैचेस बनाते हैं ये, ठीक है, ग्रे इन कलर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अभी इन ग्रे कलर पे भाई साहब क्या बैठते हैं, सिल्क मॉथ्स आते हैं, इनको भाई साहब ये खाना रहता है, ये सिल्क मॉथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिल्क मॉथ्स क्या थे, पहले क्या थे भाई साहब, ये ग्रे कलर है भाई साहब, ठीक है, ग्रे कलर, ब्लैक कलर सिल्क मॉथ्स आते हैं, इन ब्लैक कलर सिल्क मॉथ्स को बर्ड्स खाते थे, ठीक है, बर्ड्स। अभी सोचिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ये ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, इंडस्ट्रीज लगना चालू हुई, मास स्केल पे प्रोडक्शन चालू हुआ, ठीक है। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दीज वेर द ट्री बार्क्स ऑन विच लाइकेंस वेर देयर विच आर ग्रीन इन कलर, ग्रे इन कलर, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन, ब्लैक ही बोल सकते हैं अपन, उसके ऊपर ग्रे, उसके ऊपर आपके ब्राउन कलर के सिल्क मॉथ्स बैठ रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो, तो दे कैन बी इजीली स्पॉटेड बाय बर्ड्स, है ना भाई, ब्लैक कलर के जो मॉथ्स बैठ रहे हैं दे कैन बी इजीली स्पॉटेड बाय, तो ये भाई साहब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अभी इनकी एक स्पीशी आई जो ग्रे कलर की हुई, कोई वेरिएशन हुआ जिससे ग्रे कलर का हुआ, जैसे ही ग्रे कलर का हुआ तो क्या हो गया, अभी स्पॉट नहीं हो पा रही है, समझ में आ रहा है, ग्रे कलर के साथ ग्रे कलर मिक्स हो जा रहा है, अभी दे कैन नॉट बी इजीली स्पॉटेड, तो अभी क्या हो गया भाई साहब, इनकी तादाद बढ़ने लगी, ब्राउन कलर की या डार्क कलर की जो आपकी स्पीशीज थी वो खत्म होने लगी, और ग्रे कलर की जो स्पीशीज थी वो बढ़ने लगी तादाद। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। अभी चालू होता है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, लाइकेंस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब बढ़ने लगा तो लाइकेंस क्या होने लगे भाई साहब, मरने लगे, लाइकेंस स्टार्टेड डाइंग, लाइकेंस मरने लगे, और जब ये लाइकेंस मरने लगे तब भी ये सिल्क मॉथ्स बैठ रहे हैं। अभी समझो ग्रे कलर के जो सिल्क मॉथ्स हैं वो अभी किस में आ रहे हैं, डार्क बैकग्राउंड ऑफ द बार्क आ रहे हैं, तो अभी ये ज्यादा जल्दी स्पॉट हो जाएंगे, तो इनकी तादाद कम होने लगी, अभी ब्राउन कलर बढ़ने लगा। क्या ये समझ में आ रहा है, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइकेंस वेयर देयर ऑन ट्रीज, लाइकेंस आर जनरली ग्रे इन कलर, व्हेन यू हैव अ सिल्क मॉथ व्हिच इज डार्क कलर, ब्राउन कलर का होता है, जब उस पर बैठता है तो इजीली स्पॉट आउट हो जाता है, जिसके लिए वो इजीली फीड बन जाता है, किसके लिए, बर्ड्स के लिए। अभी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, काफी सारा स्मोक रिलीज होने लगा, काफी सारा भाई साहब पोल्यूशन बढ़ने लगा, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है लाइकेंस मरने लगते हैं, लाइकेंस आर बेसिकली अ फंगस स्पीशीज, सो दे स्टार्टेड डिकेइंग एंड डाइंग। सो अभी भाई साहब ट्री का जो कलर है वो डार्क रहा, अभी इसमें जब ग्रे कलर के आपके मॉथ्स बैठ रहे हैं, व्हेन द ग्रे कलर मॉथ्स आर सिटिंग दे आर बीइंग इजीली पिक्ड अप बाय द बर्ड्स, ये इजीली पिक्ड अप हो रहे हैं भाई साहब, दे आर इजीली पिक्ड अप बाय द बर्ड्स, इजीली स्पॉट आउट हो रहे हैं, ठीक है। अभी फिर से वो ब्राउन कलर बर्ड्स आपके जब आ रहे हैं तो वो स्पॉट आउट नहीं हो रहे हैं, तो कभी आपका ब्राउन कलर बढ़ रहा है, ग्रे कलर वाले कम हो रहे हैं, कभी आपका भाई साहब ग्रे कलर बढ़ रहा है, ब्राउन कलर वाले कम हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ नेचर सिलेक्ट्स, इस तरह से नेचर सिलेक्ट करता है स्पीशीज को, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सो ये भी भाई साहब आपके बैकग्राउंड का था, मतलब किस तरह से अगर थोड़ा सा वेरिएशन आता है स्पीशीज में तो वो उसके मतलब एक्सटिंक्ट होने को बचाता है, ठीक है। ग्रीन कलर्ड बीटल्स वेयर कैमोफ्लेजिंग विद देयर एनवायरनमेंट एंड कुड बी नॉट and they cannot be spotted easily, because of which their numbers increased, their numbers increased phenomenally, ठीक है, बहुत जल्दी इनका भाई साहब numbers increase हो गया। Now let's discuss the second situation. Now we will go to the second situation, ठीक है, we will go basically to the second situation.
ओके, सो सेकेंड सिचुएशन में क्या दिखेगा भाई साहब, देखो लेट्स से वी हैव देयर पॉपुलेशन विल, अभी जैसे रेड कलर्ड बीटल्स हैं, दीज आर बेसिकली रेड पिलेट बीटल्स, देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर कैन जनरेट वेरिएशंस। तो इनकी पॉपुलेशन भाई साहब कैसे ग्रो होगी, ठीक है, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर कैन जनरेट वेरिएशंस। तो इनका पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है और जनरेट कर रहा है वेरिएशन, ठीक है, ओके। एज कलर वेरिएशन, अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो अपना देखो समझ लो एक कलर वेरिएशन अराइज हुआ है ब्लू कलर, ठीक है, सो दैट देयर इज वन बीटल दैट इज ब्लू कलर इंस्टेड ऑफ रेड। तो कोई कलर वेरिएशन हुआ भाई साहब, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक ब्लू कलर स्पीशीज जनरेट हुआ, ठीक है, दैट वाज जनरेटेड, ओके। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सो रेड एंड ब्लू बीटल्स रिप्रोड्यूस एंड पास द ब्लू कलर टू द ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे रेड और ब्लू बीटल्स क्या कर रहे हैं भाई साहब, ऑफस्प्रिंग को पास ऑन कर रहे हैं। बट एट दिस पॉइंट एलिफेंट कम्स बाय एंड स्टैंड्स ऑन द बुशेस वेयर बीटल्स लिव। अभी एलिफेंट तो भाई साहब चल रहे हैं, वो कुछ देख के थोड़े इतने बड़े बड़े पैर हैं उनके भाई साहब, तो स्टैम्प कर रहे हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट एलिफेंट्स कम्स बाय एंड स्टैम्प्स ऑन द बुशेस वेयर बीटल्स लिव, ठीक है। दे आर नॉट फीडिंग ऑन दीज बट दे आर जस्ट स्टैम्पिंग ऑन देम केयरलेसली, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं। तो एलिफेंट्स आ रहे हैं भाई साहब, नाउ व्हाट दे विल स्टैम्प ऑन, ठीक है, बाय चांस द फ्यू बीटल्स हैव सर्वाइव्ड। तो कुछ फ्यू बीटल्स दे हैव मोस्टली ब्लू। तो हो सकता है कि भाई साहब जो बीटल्स आपके सर्वाइव कर रहे हैं वो मोस्टली ब्लू हों, क्योंकि ये इजीली स्पॉट आउट नहीं हो पाए, मतलब ये जो रेड वाले हैं वो मर गए, सो दे आर मोस्टली ब्लू। सो ऐसे अचानक से एलिफेंट्स आए और एलिफेंट्स ने भाई साहब इन पे स्टैंड कर दिया, तो अभी क्या बचे, ये ब्लू, ठीक है, ब्लू वाले बच गए आपके। द बीटल पॉपुलेशन स्लोली एक्सपैंड्स अगेन बट नाउ द बीटल्स इन पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू। ये ज़्यादा के ज़्यादा आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, ब्लू होंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो अलग अलग घटनाएं घटती हैं जिससे भाई साहब स्पीशीज का डायमेंशन, शेप, साइज सब कुछ चेंज होने लगता है, ठीक है, एवरीथिंग चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल इट इज बिलीव्ड कि भाई साहब घोड़ों से जिराफ का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। घोड़े अभी पहले क्या करते थे भाई साहब, ये ग्रास है उनके लिए, घोड़े ग्रास खा रहे हैं, ठीक है, मतलब पालतू घोड़े नहीं, पहले के जंगल के जो घोड़े हैं वो घास खा रहे हैं भाई साहब। धीरे धीरे घास खाते खाते अभी कुछ भी घास बचा नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे, दे विल नाउ हिट ऑन द टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज हैं उनमें जो पत्ते हैं उनको टारगेट करेंगे, और इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्दन ऊंची करके खाना पड़ेगा, है ना। पहले तो गर्दन नीचे करके खा रहे थे, अभी गर्दन ऊंची करके खा रहे हैं। तो ऐसा लमार्किज्म बोलते हैं हम इसको, कि धीरे 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 उनके गर्दन लंबी होती गई और फाइनली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू जिराफ्स। तो ये जो आपके घोड़े हैं हॉर्सेस, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू जिराफ्स, ठीक है। द बीटल पॉपुलेशन स्लोली एक्सपैंड्स अगेन बट नाउ द बीटल्स इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू। ये ज्यादा करके क्या है भाई साहब, आपके ब्लू है, ठीक है। So what started out as a rare variation came to be a common characteristic in the population. तो पहले जो वेरिएशन था वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बन गया, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या था, रेड था, रेड का क्या हुआ, ग्रीन हुआ। रेड का अगर ग्रीन होता है तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, अगर रेड का भाई साहब आपका ग्रीन होता है तो दे कैन नॉट बी इजीली स्पॉटेड आउट, ठीक है। ये भाई साहब आपके इजीली स्पॉटेड आउट, कौन सा ज्यादा जल्दी स्पॉट आउट हो जाएगा, रेड वाला स्पॉट आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। अभी भाई साहब ग्रीन और ब्लू हुआ लेट्स से वेरिएशन में, तो यहाँ पे क्या दिखा कि भाई साहब अचानक भयानक में ग्रीन वाले भाई साहब दब गए और ब्लू वाले बच गए। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन से अलग अलग स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है, ठीक है। सो डिफरेंट स्पीशीज गेट इवॉल्व बाय दीज कॉम्बिनेशंस, ओके। फॉर बोथ द सिचुएशंस वी कैन स्टेट दैट व्हाट स्टार्टेड एज अ रेयर वेरिएशन केम टू बी अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द पॉपुलेशन। तो जो एक रेयर वेरिएशन से स्टार्ट हुआ था वो अभी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बन चुका था, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बाय फोर्स बना हो, बाय चांस बना हो, इट बिकेम अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। एक किसी का मतलब लुप्त प्राय हो रहा है किसी रीजन से, ठीक है, एक कोई स्पीशी जो है वो खत्म हो रहा है किसी रीजन से, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने भाई साहब ग्रीन और ब्लू का देखा, ठीक है, वी हैव सीन ग्रीन एंड ब्लू। इन अदर वर्ड्स वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रेंड चेंज ओवर जनरेशन। तो फ्रीक्वेंसी जो था भाई साहब ट्रेड का वो जनरेशन से चेंज होता गया, ठीक है। नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, और ट्रेड क्या होता है भाई साहब, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, सो वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स चेंज ओवर जनरेशंस। तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी जो है जीन्स का वो जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता गया, ठीक है। दिस इज द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। तो आपका बार बार अगर एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स में चेंजेस दिख रहे हैं, वो चेंजेस क्यों हुए हैं, दैट इज द रीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे बियर जो होता है और पोलर बियर जो होता है, तो कैसा हुआ था, देखो पहले हम ऐसा मान रहे हैं कि ये आपका अर्थ है और यहाँ पे भाई साहब सारे जितने भी अफ्रीका वगैरह सब एक लैंड मास था, ठीक है। धीरे धीरे भाई साहब टूटता गया ये, ठीक है।
एक लैंड मास टूट कर पहुंच गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो बेयर, जो काला वाला बेयर गया था, वो यहाँ पहुंच गया जहाँ पे सुपर कोल्ड है एनवायरनमेंट। धीरे 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 जैसे साल दर साल बीतता गया, उसका जो कोट है वो मोटा होता गया, एंड फाइनली इट बिकेम सो थिक दैट ही वाज एबल टू सस्टेन द कोल्ड टेम्परेचर्स। इट टर्न्ड आउट टू बी अ पोलर बियर। अभी सिर्फ काला अगर होगा वो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसको हंटिंग करना है, पूरा बैकग्राउंड उसका वाइट है, तो भाई साहब बहुत दूर से ही वो कोई भी उसको देखकर भाग जाएगा, है ना। सो धीरे धीरे उसका जो स्किन का कोट है, इट चेंज फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, ठीक है। दैट इज हाउ द पोलर बियर डेवलप। इस तरह से पोलर बियर का एवोल्यूशन हुआ। तो तमाम चीजों से आपको दिख रहा है कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे चीजों का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज टू जनरेशंस, but we can observe interesting differences in the two situations. Situation 1, the changes were naturally selected because it gave a survival advantage to the green beetles. तो green beetles को भाई साहब survival advantage मिल गया। रेड वाले बंद हो गए क्योंकि मर रहे थे बड़ी तादाद में, और ग्रीन वाले ज्यादा हो गए क्योंकि इनका सर्वाइवल एडवांटेज है। दे कुड नॉट बी इजीली स्पॉटेड बाई क्रोज फॉर देयर फीड, ठीक है। सो ये एक हो गया। द नेचुरल सिलेक्शन, दस दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, इज एक्सर्टेड बाई क्रोज। More crows there are, more red beetles would be eaten, ठीक है। And the more the proportion of green beetles in the population would be, जितने ज्यादा crows की तादाद बढ़ेगी उतने ज्यादा red beetles मारे जाएंगे और उतने ही ज्यादा green beetles पैदा होंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा green beetles पैदा होंगे, ठीक है। Are we clear on this one people? Okay. Thus natural selection is directing evolution in the beetle population. तो ये भाई साहब natural selection है, nature इसको select कर रहा है, nature is selecting this. Are we clear on this one people? ठीक है, okay. Situation 2, the color change gave no survival advantage, ठीक है। कोई situation 2 में जो color change हुआ उसमें कोई survival advantage नहीं मिला, ये एक आकस्मिक घटना थी। मतलब आपके situation 2 में क्या हुआ, blue ants और भाई साहब green ants थे, green beetles थे, उसमें से हाथियों ने एक टाइप को दबा दिया, मर गए। ये कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था, दिस वाज जस्ट अ एक्सीडेंटल थिंग। ब्लू और रेड थे भाई साहब, ठीक है। इट वाज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल, ठीक है। ये कोई एडवांटेज नहीं था, एक एक्सीडेंटल सर्वाइवल था ऑफ बीटल्स ऑफ वन कलर दैट चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजल्टेंट पॉपुलेशन। पूरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब रिजल्टेंट पॉपुलेशन का चेंज हो गया, ठीक है। दैट इज हाउ इट हैपेंड। तो दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट। हाथियों को किसी को टारगेट करके नहीं मारना था, या हाथियों को उनको खाना नहीं था। दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट दैट हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर की स्पीशीज थी, बहुत पावरफुल स्पीशीज थी। एक मेटियोर आया और उसने अर्थ के साथ टकराया। अर्थ के साथ जैसे ही टकराया, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। दे ऑल वेर डेड। क्या ये समझ में आ रहा है? एक टाइम पे वो सुपर पावरफुल स्पीशीज हुआ करते थे, जस्ट एज वी आर इन टूडेज डेट। At one point of time, dinosaurs were super powerful species, but this accidental thing happened and they all died. समझ में आ रहा है ये? तो ऐसा बहुत बार दिखता है कि नेचर चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है सर्वाइव कराने के लिए, और कभी कभी एक्सीडेंट में भी चीज़ें हो जाती हैं जिससे एक स्पीशी लगभग पूरी की पूरी एक्सटेंट हो जाती है, ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।